नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग लर्निंग करेंगे। एक कंपनी का नाम है जेगल प्रीपेड। कंपनी का नाम से ही पता चलता है कि प्रीपेड में कामकाज करती है या कुछ अस्पष्टता निकल के आती है या नहीं निकल के आती है। करती है जेगल्स प्रीपेड ओसिन्स सर्विस लिमिटेड। अब ये क्या करती है कंपनी और क्या क्या इसके एक्सपेक्टेशंस हैं लेकर के मार्केट को लेकर के और क्या लेटेस्ट अपडेट है, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथ में देखेंगे इसका फंडामेंटली कितना पोजीशंस है, कितना टेक्निकल देखने को मिलती है, कितना सेंटिमेंटल लेवल पे स्टॉक ट्रेड करती नजर आती है, जो कि चार्ट में आपको देखने को मिलता होगा। जो स्टॉक ने लगातार एक फिलहाल कुछ दिनों से लगातार लगता है कि अच्छा ये रैली दिखाती नजर आती है, ऐसा लगता है। तो क्या सोचते हैं इसके बारे में, उसी पे एक कॉमन सोच के साथ हम हाजिर हैं और उसको समझने का प्रयास। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के ओनली ऑन लर्निंग वाला वीडियो देखने के लिए आपके पास हमारे पास बने रहिए, जहाँ पे हम फंडामेंटल, थोड़ा सा टेक्निकल, ट्रेंड की बात और सेंटिमेंटल की बात रखने का प्रयास करते हैं। चलते हैं समझते हैं जैगल प्रीपेड ओशंस कंपनी के बारे में। सबसे पहला बात आती है, लोगों कहते हैं जो करंट प्राइस क्या है मार्केट का। मैं कहता हूँ करंट प्राइस को देखने की जरूरत क्या है। ये करंट प्राइस तो बनी बनाई प्राइस है जिनको आपने बनाया है, अर्थात मार्केट में ट्रेडर इन्वेस्टर मिल के बनाया है, और वो प्राइस को कहते हैं मार्केट की प्राइस। जिसमें क्या क्या होता है, एक तो फंडामेंटल, दूसरा है टेक्निकल्स और तीसरा है सेंटिमेंटल। इन तीनों को आप एड ऑन करेंगे, कंबाइंड करेंगे तो फिर मार्केट की प्राइस निकल के आती है, उसको कहते हैं करंट मार्केट प्राइस। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल, जो कि फंडामेंटल उसके बुक से लेके आते हैं। वो कहती हैं बुक्स वैल्यू कितना है, 47 रुपये के आसपास। और इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में पता है, जो कि एसेट्स एसेट्स क्वालिटी के बेसिस पे कि वैल्यूएशन क्या करते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू कहते हैं 35, 353 रुपये का, 353 रुपये का। अर्थात बुक वैल्यू से जो इनकी एसेट्स वैल्यूएशन है वो काफ़ी बड़ा है और मार्केट इससे अभी फिलहाल उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल पे इंट्रेंसिक वैल्यू की संकेत देती नजर आती है। अगला अगला बात ये है, जो अगली चीज़ ये देखते हैं लोग, अच्छा कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है, तो कहती है यहाँ पे कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, क्लियरली कहती है नहीं देती है। उसके बाद आती है, अच्छा इसका ना अर्निंग पर शेयर क्या है। अर्निंग पर शेयर कहती है 3.59, अर्थात 3 रुपया 60 पैसे के हिसाब से। इसके बाद आर ओ सी पे 17.2, आर ओ ई कहती है 14.1, और फेस वैल्यू सबके पीछे कितना है, इन सभी कहानियों के पीछे फेस वैल्यू केवल 1 रुपये का। अर्थात जिन्होंने बनाया कंपनी, उनकी फेस वैल्यू 1 रुपये की रही, उन्होंने 1 रुपये पे लिया होगा और वो आज के टाइम में 296 पे ट्रेड होती मार्केट है, जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू को एक आंकलन करके देखिए क्या निकल के आती है। उसके बाद एक बड़ा सा सवाल आता है लोगों के पास, अच्छा ये ना जो कि डेट्स टू इक्विटी रेशियो है वो क्या है किसी कंपनी में। तो ये देखिए, किसी कंपनी में डेट्स टू इक्विटी रेशियो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है। वैसे देखा गया खास के बैंकिंग सेक्टर कंपनी एनबीएफसी में डेट्स टू इक्विटी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे तो उसी से काम काज करते हैं ना। और बाकी कंपनियों में जिनके पास खास के देखा गया, जिनके पास भारी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास डेट सिक्योरिटी हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो भारी इक्विपमेंट्स और मशीनरी होती है। यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे क्या है, ये प्रीपेड्स में कामकाज करती है। तो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, मुझे अभी तक इसमें समझ नहीं आया कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी कहती है द वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देती है एंड प्रोडक्ट टू मैनेज द बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ corporates, SME, and startup through the automated and innovative workflow। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सॉफ्टवेयर बनाती है, किससे रिलेटेड, ये बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है। और जिस बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर में क्या क्या होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट के लिए यूज हो सकता है, चाहे वो उनकी फाइलिंग को डेटा को लेकर के हो, या फिर रिकॉर्ड डेटा को लेकर के, या बुक कीपिंग डेटा को लेकर को। और उसके पास और भी जैसे एसएमई के लिए हो, स्टार्टअप के लिए, इस तरह के फाइनेंशियल और साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट के साइड में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती नजर आती है कि आप ये लोन ले सकते हो स्टार्टअप के लिए, आपके एसएमई में ये लोन मिल सकता है। ये सारा चीज़ें करती निकल के, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग आती है वो करती नजर आती है। इसके वेबसाइट्स पे जाके विजिट एग्जैक्ट कर लेंगे जाकर क्या करती है कंपनी। फिलहाल हम इस पोर्शन को लेकर कर चलते हैं और उस पोर्शन में क्या क्या कहती है कंपनी उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। पहले उसमें निकल के आती है जो
करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो काफ़ी बड़ा है, 6.18 के आसपास निकल के आती है। जब करंट रेशियो की तरफ देखा जाए तो करंट रेशियो काफ़ी ही मतलब कह सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो उसको हम एक आंकलन लेके चलेंगे, अच्छा करंट रेशियो में क्या क्या इम्पैक्ट आ रही है इसके बाद। अब इसके बाद देखा जाए कि प्रोमोटर्स होल्डिंग करीब 43% क्या 44% मान लेते हैं, कोई प्लेस नहीं किया तो ये भी अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल को लेकर, जिसको पी कहते हैं बेसिकली, पोटेंशियल्स, जिसको प्राइस टू अर्निंग कहते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग के क्रम में देखा गया तो इसमें मैं कई जगह तो एग्री होता हूँ, कई जगह एग्री नहीं होता, क्योंकि अलग अलग जो कंपनियां हैं वो यदि अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है तो उसको जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल की पी है उससे भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, और स्टॉक तो वैसे भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर में कामकाज करती है उसकी यदि हम पी प्राइस टू अर्निंग को कंपेयर करें तभी अच्छा लगने लगता है कि हो सकता है। अदरवाइज ये यदि ये आंकलन करके देखते हैं जो अच्छा किसी स्टॉक में पी थोड़ा कम है तो स्टॉक की वैल्यूशंस अच्छी अच्छी है, अंडर वैल्यूड है, ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये एक डिपेंडेंसी है, एक इंडस्ट्रियल के बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और कंपनी की कंसुलेंट डेटा की तरफ देखेंगे तो उसमें एग्जैक्ट कहाँ पे किस सेगमेंट में उनके पास ज़्यादा पैसा आता है ना, उससे कंपेयर करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल जो है उसी पे हम कंपेयर करने का प्रयास करते हैं। और कुछ स्पेशल्स बात मैंने लेके आया, स्पेशल से मैंने 3 एस्पेक्ट को लेके सामने इंक्लूड किया है। उस 3 एस्पेक्ट में निकल के आती है बिजनेस में जितना सेल्स हुआ, सेल्स के बेस पे क्योंकि आपने प्रॉफिट तो बुक कर लिया ना, प्रॉफिट बुक कर लिया तो सेल्स के बेसिस में कितना पेंडिंग पैसा है, अर्थात आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, ट्रेड रिसीवर्स किसको कहते हैं, हम इसको सिंपल वर्ड में AR ने कर दिया, AR वर्सेस सेल्स की। तो AR वर्सेस सेल्स में कितना 23% के आसपास की इसकी आती है टोटल सेल्स बेस में इनका पैसा फंसा हुआ है। और वो पैसा कितने दिन के लिए फंसा हुआ है? वो पैसा नियर 3 महीने के लिए फंसा हुआ है, अर्थात 3 महीने में इनका पैसा आएगा। अब दूसरी बात एक और आती है, दूसरी बात ये आती है, जो जितना प्रॉफिट बना, जो ना जितना भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या हमारा जितना हमारा आउटस्टैंडिंग है उसके कितना कंपेयर करता है। तो जितना, क्योंकि कल के टाइम में यदि वो पैसा, कि आजकल मार्केट क्या है, मार्केट कितना टाइल है, बैंक करप्ट ज़्यादा होते हैं कंपनियां, तो उसके केस में देखा गया कि हम इसको स्पेशल इसीलिए डाल रखें, किसी बिजनेस में उनके पास पैसा फंसा है, पैसा एक तो 3 महीने के लिए फंसा है, ठीक है, हो सकता है एग्रीमेंट टू 90 डेज में पेमेंट का टर्म कंडीशन होती है कई कुछ कंपनियों में खास से। तो उसके बाद क्या उनका रेशियो क्या है, तो हमने AR वर्सेस प्रॉफिट रेशियो लिया। तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना, AR कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो AR निकल के आती है करीब करीब कितना 4 गुना के आसपास, किससे? प्रॉफिट से। जितना प्रॉफिट हमने बुक किया ना, आपके पॉकेट में मान लेते हैं 1 रुपया है तो आपकी 4 रुपया अभी भी मार्केट में फंसी है, जिसमें प्रॉफिट भी आपने अपने बुक्स में ऐड ऑन कर चुके हैं। चलते हैं अगले पड़ाव पे। अगले पड़ाव कंपनी की वेबसाइट्स की तरफ हम जानने वाले थे, जहाँ पे कंपनी क्या करती है उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। कंपनी कहती है प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कहती है प्रोडक्ट जैगल्स जोयर्स हैं, जैगल्स सेब हैं, जैगल्स प्रोपल है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता ज़्यादा, कार्ड में देखा प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चल देखते हैं स्टार्टअप सोल्यूशन, SME सोल्यूशन, कॉर्पोरेट के लिए कामकाज करती है। और कंपनी पे और कुछ, तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलती, नज़र आती है। तो यहाँ पे और ये इन्होंने कहा कि हमारे पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने पहले कहा ना कि ये काम लगता है कि ये अकाउंट से रिलेटेड कामकाज करते होंगे, एम्प्लॉय को रिलेटेड कामकाज करते होंगे, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कामकाज करते होंगे, यही काम है। कहती है अकाउंट्स पेबल प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये पास है अकाउंट्स प्लेबल है। इसके बाद कहती है जो हमारे पास एम्प्लॉय फ्लैक्सी बेनिफिट है, जहाँ पे हम मल्टी वॉलेट्स कार्ड देते हैं, इंटरेस्ट कार्ड देते हैं फॉर लोडिंग के लिए 100%। ये तब ये इनकी खुद की एक जो कि एक प्रॉमिस होता है बिजनेस में के लिए, वो निकल के आती है। फिर तीसरा कहती है इंसेंटिव रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हमारे पास है, इस तरह के काम काज करते नजर आते हैं। इन 3-4 तरह के कामकाज देखने को वहाँ पे आई। उसके बाद देखने को मिलती है जिनके पास क्या है, ये कहती है हमारे पास करीब कितना है 2411 प्लस कस्टमर्स हैं। इसके बाद देखा गया कि यूजर्स की बात करते हैं जी, हमारे पास 2.2 मिलियन का यूजर्स है।
50 मिलियन का हमारे पास प्रीपेड कार्ड सिंस इन इन सब्सटेंस हैं। 250 प्लस एम्प्लॉय हमारे पास कंपनी में हैं। 6 ऑफिसेस हैं और 2 नेटवर्क पार्टनर्स हमारे पास हैं। और ये क्लाइंट की लिस्ट नहीं बताती है इनके पास क्या कौन कौन से क्लाइंट है। कहते हैं बिल्ड फॉर द एवरीवन, स्टार्टअप के लिए कामकाज लेके आते हैं कंपनियां। एसएमई के लिए कुछ कामकाज ऐसे जो कि उनको प्रमोट करने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो क्लाइंट की लिस्ट है ना वो बड़ी बड़ी क्लाइंट की लिस्ट दे रखी है कंपनी ने। क्लाइंट हम लिस्ट में कहते हैं इंडस्ट्रियल बैंक में देते हैं, टाटा कैपिटल में, एनॉक्स में देते हैं, A1 में देते हैं। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियां की इनकी क्लाइंट्स लिस्ट में देखने को मिलती है। अब एक्चुअल में है नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं वेरीफाई नहीं कर सकता इनके क्लाइंट लिस्ट में उनके पास है या नहीं है, उनके पेबल्स है, डेटर है, नहीं है। चलिए, इन्होंने अपने जो कहा वो हमें आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो ये इनके बेसिस पे कहा जाता है ये सब हमारे पास हैं जो हमारी क्लाइंट लिस्ट में, जिनके लिए हम कामकाज करते नजर आते हैं। चलते हैं, आपने इतने बड़े बड़े लोगों के लिए कामकाज किया है तो आपके प्रॉफिट तो अच्छे होने चाहिए ना। चलते हैं, जानते हैं रिवेन्यू मॉडल को। तो रिवेन्यू मॉडल जानते हैं कंसोलिडेटेड डेटा को, ठीक है, क्योंकि सबसे बेहतर होता है ना कंसोलिडेटेड डेटा, क्योंकि कंपनी के अलग अलग बिजनेस से जो भी एक्टिविटी से पैसा आता है, क्योंकि अपनी कंपनी के खुद के बिजनेस है और दूसरी बिजनेस से भी कुछ पैसा आता है, उस सभी को यदि मर्ज करें तो कंसोलिडेटेड निकलता है 2023 से लेकर के अभी 24 में। मतलब मतलब एक साल के डेटा में देखा गया 187 करोड़ से 273 करोड़ तक जाता है। तो ये क्या है, इनके लिए क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेस्ट परफॉर्मेंस करती नजर आती है। देखिए एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस भी इनका इसी टर्म से बढ़ती नजर आती है। और जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का 10% के आसपास फिक्स हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कितना कहती है, प्रॉफिट कहती है करीब 19 करोड़ के आसपास, जो कि एक क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में देखा जाए तो 8 करोड़ से सीधा 19 करोड़ पर जाता है। ये भी अच्छी बात है, परसेंटेज ऑफ ग्रे काफ़ी ग्रोथ करती नजर आती है। प्रॉफिट टाइप में देखा गया तो कंसोलिडेटेड डेटा कहती है 23-24 का डेटा में, 23 में हमारे पास टोटल 553 करोड़ का था सेल्स, और वो हमारा सेल्स बढ़कर 776 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% था, वो 9% ही रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो हमारा सेल्स रहा और प्रॉफिट की बात, तो प्रॉफिट कहते हैं हमारे पास 44 करोड़ का हो गया, जो कि पहले हमारा 22-23 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ से देखा है तो कितना नियरली 22 दूनी, मतलब यहाँ से 2x हो गया, मतलब इतना तो रिकवर किया, 100% एक्स्ट्रा कर गया, अर्थात 2 टाइम्स इंक्रीज करती नजर आई। कहाँ से, इनके सेल्स लगातार पिछले साल से इस साल में। ये चीज इनके लिए थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। इसी लेवल पर चार्ट इनके अच्छे परफॉर्म भागती नजर आती है या रुकती नजर आती है। तो यहाँ पे देखने को ये मिलती है, यहाँ पे भागती नजर आई तो कब थी इनकी भागती नजर आई, मार्च में भागती नजर आई थी। उसके बाद स्टॉक ने थोड़ी सी डाउनफॉल देखा और फिलहाल इस स्टॉक में ये देखने को मिलती है जो ये एक सपोर्टिंग जोन के आसपास बार बार एक ही जोन की में कामकाज करती नजर आती है। इसके यदि हम चार्ट को देखें तो एक ही जोन में बार बार आती जाती रहती है स्टॉक की, जहाँ से ये चली थी उसी के आसपास लगातार इसी जोन में बार बार घूमती फिरती रहती है। फिलहाल देखें, फिलहाल इसका जोन क्या निकल के आते हैं, फिलहाल इसका जोन ये निकल के आते हैं जहाँ पे ये लगातार बार बार कितने टाइम तक इसी जो आसपास नजर आती है स्टॉक। इसके बाद क्या पोटेंशियल लगता है, यदि ये जोन को ब्रेकआउट करता है और तो ही बेनिफिशियल नज़र आ सकती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने को लेकर के। अब आते हैं अगला पड़ाव है जो हमने लिया था बैलेंस शीट में कुछ पार्ट्स को लिया था, खास के हमने डेटर्स के पार्ट को लिया था जहाँ पे परसेंटेज हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। और परसेंटेज के बेसिस पे हमारे क्या कहना चाहते थे, डेटर्स कितना है, 175 करोड़ का इनका डेटर पड़ा हुआ है। 175 के बेसिस पे कितना 776 करोड़ का इनका टोटल सेल्स था। उस बेसिस पे हमने एक परसेंटेज लिया था, जो परसेंटेज हमने स्पेशल लिया था यहाँ पे, जो कि शॉर्ट में समझने के लिए अच्छा कितना परसेंटेज हो गया सेल्स के बेसिस पे। अभी 23% का इनका क्या है, 23% इनका डेटर पड़ा हुआ है। और जो प्रॉफिट टू डेटर्स का पार्ट है उसमें कितना है, प्रॉफिट टू डेटर में करीब करीब डेटर जो है वो करीब करीब 4 गुना के आसपास पड़ा हुआ है अपनी उनकी प्रॉफिट के बेसिस पे। और प्रॉफिट है, मुझे लगता है कि यदि मैं कंपेयर किसी इसको जहाँ तक मुझे ऐसा अंदाजा होता है कि प्रॉफिट के बेसिस में यदि केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बेस लेके चलें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें तो क्या अदर इनकम भी इंक्लूड हो जाता है ना, कहीं अदर इनकम को छोड़ के। तो उसके बेसिस पे जो परसेंटेज निकल गया सेल्स के बेसिस पे यदि हम निकाल रहे हैं तो उसको लगता है मुझे फिक्स करना पड़ेगा इसके बेसिस पे, इस बेसिस में कितना परसेंटेज ऑफ इनका मार्केट फंसा हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ में चलिए अब हम चलते हैं इसके कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो क्या कहते हैं, कैश फ्लो नेगेटिव्स है, कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिलती है।
डेटर्स डेट कितना का था, इसका डेटर डेट हमें लगता है विरासत 3 महीने का डेटर्स डे निकल के आई थी। और इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या कहना चाहती है कंपनी। चलिए इन्वेस्टमेंट पार्ट में चलते हैं। इन्वेस्टमेंट पार्ट में कहती है इन्वेस्टर्स जो है इसमें 44% के आसपास प्रमोटर और नियरली 56% के आसपास की कौन है, पब्लिक है। तो पब्लिक क्या सोचती है, प्रमोटर क्या सोचते हैं। तो पब्लिक के पास, प्रमोटर के पास देखें तो प्रमोटर में राज पी नारायणा और अविनाश कुछ नाम निकल के आते हैं कोई बात, 32% 6% की होल्डिंग है। एफ आई की पोजीशन लगातार गिरती नजर आती है, यहाँ पे 15% से लगातार चार फिलहाल 11% तक आगे खड़ी हो गई है। जहाँ पे डी आई लगातार पोजीशन बिकवाली की तरफ देखने को मिलती है, मतलब रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी, इसलिए यहाँ पे पोजीशन जब स्टार्टिंग हुआ तो पोजीशन ने बनाया, उसके बाद पोजीशन अपनी बिकवाली करके निकलती नजर आई। इसलिए मार्केट जो गिरा था ना मार्च के अंदर मार्केट इसलिए गिरा था क्योंकि मार्केट में ये, आप एक बार चार्ट में चलते हैं, ठीक है, चार्ट में चलते हैं और चार्ट में देखिए मार्केट जो मार्च में क्या हुआ, 20 मार्च को जंप चालू हुआ, और मार्केट जब 15 मार्च को दोबारा सेटअप होती है ना, इसलिए वजह से होती है क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सब के सब जब मार्केट बढ़ गई सब के सब बिकवाली करके निकलते नजर आए, इसलिए यहाँ पे मार्केट में इनकी पोजीशन क्या नजर निकल के आती है, जहाँ पे एफ आई ने या डी आई ने लगातार बिकवाली किया और सब के सब प्रेशर कहाँ बनती नजर आई, वो पब्लिक पे बनती है। पब्लिक में ऐसा क्या था और डीआई में क्या कौन सा ऐसे थे, तो डीआई में निकल के आते थे वैल्यू क्वेस्ट और कोटक इक्विटी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसमें से जो देखने को आई यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन फिलहाल देखने को नहीं बनती नजर आती है, अर्थात कोटक और आईसीआईसीआई यहाँ से बेच के निकल चुके हैं। और यहाँ पे एक पार्ट आता है पब्लिक, पब्लिक में भी देखने को मिला कि जो कि 39% की होल्डिंग है उसमें से कुछ बड़े नाम हैं, जो जिसमें जूजू सॉफ्टवेयर सर्विस है, आशीष कचौड़िया क्या ना कचौलिया है, बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, अजय कुमार अग्रवाल है, अब है, मतलब कुछ ऐसे लेवल मुझे लगता है कि कुछ सुपर इन्वेस्टर हैं और कुछ नहीं है, तो कुछ लगातार बने हुए हैं और कुछ इनकी पोजिशन में बिकवाली करके निकलते रहते हैं। तो ये इनका पोजिशन रहा। एज ऑन टाइम फ्रेम यदि मैं यहाँ पे बी एस एन एस पे अच्छा फीचर ये है, यहाँ पे ये पता चलता है जो एक्चुअल में इन्वेस्टर जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर उनके पास कितना पोजीशन है। तो रिटेल इन्वेस्टमेंट कहती है इनके पास करीब कितने पोजीशन है, जो खास के 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट में करते हैं उनके पास पोजीशन टोटल का टोटल 8.57% ही है, टोटल का टोटल इनके शेयर्स का। और ये हमेशा क्या होता है पता है ना, ये हमेशा रहते हैं मैक्सिमम टाइम या नुकसान में रहते हैं क्योंकि इनके इनके प्रति भार किसका रहता है, इंस्टीट्यूशन और बाकी सारी चीज़ों का। जो कभी बिकवाली करेंगे तो इनको लगता था अच्छा ये तो बिकवाली करके निकल गए, ये हमें भी हम फंस गए, इनका ये भी एक चले जाते हैं इसके अंदर पोजीशन लेकर। ये इसका एक छोटा सा था। इसके बाद हम देखें इसका परफॉर्मेंस लेवल, इस स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है, क्या दर्शाती है पिछले साल जब से इस लिस्टिंग हुआ उसके बाद। तो लिस्टिंग के बाद की परफॉर्मेंस कहती है स्टॉक में नियर अबाउट द कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने में करीब 33% जंप करती है और कुछ जंप करती है, लेकिन बाद में थोड़ा सा गिरावट का माहौल था। तो वो गिरावट के माहौल में हमने देखा कि यहाँ पे इसकी गिरावट का क्या माहौल था। गिरावट का माहौल यह बनती नज़र आती है जी, यहाँ पे एक यदि इस टाइम जोन इस को तोड़ती नज़र आती है तब तो फिर मार्केट क्या हुई, मार्केट इसके पीछे भागती नज़र आ सकती है। अदरवाइज फिर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर इसी जोन में ये ट्रेड करती नज़र आ सकती है और कुछ दिनों के लिए बाद में इसमें रिजल्ट के बेसिस पे देखा जा सकता है जाके क्या और पोटेंशियल निकल के आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है। इसके पीयर्स में एक नज़र डालते हैं, पीयर्स क्या कहती है इसके बारे में, पीयर्स में कौन कौन सी बड़ी कंपनियां। तो पीयर्स में कहती है वी आई ई गवर्नेंस हैं एंड आई टी सोल्यूशंस हैं, साथ में देखने को फेल्स इंडिया है, डेटा मैट्रिक्स है। ये कुछ कंपनियां हैं जो कि इसके पीयर्स में निकल के आते हैं, चाहे स्टैंड लोन डेटा को और कंसोलिडेटेड डेटा में कौन निकल के आती है उसमें आते हैं सस्केंस आती है, एलाइट्स डिजिटल आती है। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हर। हम बात कर रहे थे जैगल प्रीपेड ओशियंस सर्विस लिमिटेड के बारे में, जहाँ पे कुछ फैक्टर को हमने देखा एज पर द इंडस्ट्रियल एज पर द कंपनी के हिसाब से।